नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा विधानसभा के चुनाव की तारीख के ऐलान पर बीजेपी के नेता और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर का बयान। तंवर बोले, चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा की तारीख की घोषणा की है, उसका सभी स्वागत करते हैं। हरियाणा में फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के नेताओं ने चेहरे मुरझाकर बोला कि हम भी चुनाव का स्वागत करते हैं। उनके चेहरे उत्साहित नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस में ना तो कोई संगठन है, यह तो दसों दिशाओं में आपस में बटे हुए हैं। कोई हिसाब मांग रहा है, कोई यात्रा निकाल रहा है और किसी की यात्रा का पता ही नहीं। अशोक तंवर ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पार्टी का धन्यवादी हूं कि पार्टी में आते ही मुझे टिकट देकर चुनाव लड़वाया। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा की विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के 90 सीटों के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होनी है और मतगणना 4 अक्टूबर को होनी है। 5 सितंबर को चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आज चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियों के नेताओं ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी के नेता और पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर ने भी चुनाव आयोग के द्वारा हरियाणा की विधानसभा के चुनाव की तारीख की घोषणा का स्वागत किया है। वहीं अशोक तंवर ने हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी किया। वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा। अशोक तंवर आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी, जिसमें 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। इसको लेकर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है, जिसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र खट्टर ने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और आने वाले समय में पूर्ण बहुमत से तीसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा, इस बार मेरे हिसाब से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसते हुए बोला, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लायक नहीं, उनका तो संगठन भी नहीं है, वह क्या बोल रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के बिना चाबी के विधानसभा का ताला न खुलने के बयान पर भी बोले, कहा कि वो चाबी खुंडी हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की है, साथ में आचार संहिता लगा दी है। हमारी पार्टी अभी तक पूरी तरह इलेक्शन लड़ने को तैयार है और हर कंस्टिट्यूएंसी में पूरी तैयारी हो चुकी है, प्रैक्टिस हो चुकी है। किसी टाइम भी हम तैयार थे, भाई इलेक्शन होंगे तो हम तैयार हैं उसके लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि पूरे बहुमत से हम जीतेंगे और तीसरी बार सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार, नायब सैनी की सरकार तीसरी बार बनेगी ही। कांग्रेस का तो आप भली बातें जानते हैं, उनका तो कहना ही होता है। उनके पास है क्या? उन्होंने तो अभी तक अपनी कोई कमेटी घोषित नहीं की। एक प्रधान बना के रख दिया, उनकी कमेटी बनी हुई है। क्या वो इलेक्शन लड़ने के लायक है? काम क्यों नहीं हुए? तो तुमने अगर काम किए तो तुम्हारी सरकार क्यों गई? ये तो कहने की बात है। अगर वो ये कहेंगे भाई बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, तो फिर वो किस चीज के वोट मांगेंगे? अभी पीछे मैंने एक बाइट देखी थी, पता नहीं कैसी थी, कि आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि भाई अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। आपने भी देखी होगी, मेजोरिटी है तो मेरे हिसाब से 47 है। तो जिस तरह से जेजेपी भी कह रही है कि ताले के बगैर, चाबी के बगैर ताला नहीं खुलेगा, वो चाबी खुंडी हो गई है। वो कहते हैं ना, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब उसकी चाबी के नाम में जरूरत ना कुछ चाहिए। उनको हमने देख लिया, परख के देख लिया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या मामले में रोहतक पीजीआई रेजिडेंट डॉक्टर की 5वें दिन भी हड़ताल जारी। जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स ने 2 मिनट का मौन रख दी श्रद्धांजलि। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पीजीआई के ओपीडी में मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटक कर जताया विरोध। रेजिडेंट डॉक्टर का कहना, जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा और सिक्योरिटी व्यवस्था सुचारू नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या केस में रोहतक पीजीआईएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार 5वें दिन हड़ताल पर हैं।
रोहतक पीजीआई आरडीए के आह्वान पर सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। कई रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल का पीजीआईएमएस के सीनियर डॉक्टर्स ने भी समर्थन कर दिया है। आज ओपीडी में सभी हड़ताली डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स इकट्ठा होकर ओपीडी में मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटक भी किया। पीजीआई के रेजिडेंट और सीनियर डॉक्टर्स ने 2 मिनट का मौन रख मृतक महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि भी दी। इस समय सबसे जरूरी बात है हमें वो ये समझनी पड़ेगी कि डिमांड्स क्या है। एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल अलाउंस नहीं मांग रहे, कोई हम सैलरी वृद्धि नहीं मांग रहे, या कोई बहुत भारी सरकार की जिसमें ग्रांट इन्वॉल्व हो वो नहीं मांग रहे। हमारी बेसिक डिमांड है कोलकाता इंसिडेंट के अंदर जो विक्टिम है उसको त्वरित न्याय मिले। जो इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है उसको जो है नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों पर, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और दूसरी बात है हमारी वर्क प्लेस सिक्योरिटी पीजीआईएमएस कैंपस के अंदर। पीजीआईएमएस कैंपस अभी जैसे हमारे आदरणीय डीन एकेडमिक अफेयर्स सर बता रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी का मैटर नहीं है, पूरा का पूरा कैंपस ही ओपन है। एक ओपन कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपसेस हर जगह क्लोज होते हैं। माना पीजीआईएमएस रोहतक एक अस्पताल है, बट पहले ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये एक मेडिकल कॉलेज है, ना कि एक जिला अस्पताल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स भी हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की कैफेटेरियाज भी है। तो उन एरियाज को आप अलग से डेजिग्नेट कीजिए, ओपन कैंपस बंद कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ओपन कैंपस क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा लेबर रूम है उसकी एंट्री डॉक्टर्स हॉस्टल के इतनी प्रोक्सिमिटी में है कि जितने भी मरीज एक जच्चा बच्चा के साथ आते हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स हॉस्टल में समझ लो एंटर कर रहे हैं, उसकी एंट्री वहां से चेंज होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत सालों से जो ये श्रीनगर कॉलोनी में रास्ता जा रहा है पीजीआई कैंपस से होते हुए, ये बॉयज हॉस्टल के बिल्कुल साथ में लगता है। तो आपने तो थ्रूफेयर बना दिया कैंपस को। अब ये कैंपस में मेन गेट से कोई भी घुस रहा है और वो उधर से निकल रहा है। रात को बॉयज हॉस्टल के गेट पे कोई भी क्राइम करके वहां से श्रीनगर कॉलोनी की तरफ से निकल सकता है। ऐसा कहाँ पे होता है? ये रास्ते बिल्कुल बंद होने चाहिए और क्लोज्ड कैंपस हमारी प्राइमरी डिमांड है। प्रॉपर बाउंड्री वॉल बननी चाहिए। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरास पूरे के पूरे कैंपस में कोई 1-2 जगह, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन से, उनके अलावा नहीं है। जो जितने भी स्टूडेंट एरियाज हैं, इमरजेंसी ड्यूटी एरियाज हैं, ऐसे एरिया, ऐसे अंधेरे रूट्स जहां पर फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स होती है रात को, लाइब्रेरी गर्ल्स हॉस्टल एरिया, डॉक्टर्स हॉस्टल एरिया की बेहतर सीसीटीवी कवरेज अलॉन्ग विद नाइट विजन होनी चाहिए। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई घटनाक्रम से रोष और इसको लेकर तमाम जो मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने 5 दिन से धरना दिया हुआ है। आज 5वें दिन भी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। सीनियर डॉक्टर्स का, फैकल्टी डॉक्टर्स का भी समर्थन मिला है। और वहीं आज आईएमए ने देशव्यापी 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की और आईएमए ने 24 घंटे की हड़ताल की है। उन्होंने मांग की कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग ना तो सैलरी बढ़ाने की है, ना हम अपने लिए मांग कर रहे हैं, बल्कि हम अपने मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और पीड़िता को और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल है और अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो आईएमए का जिस तरह आगे की रणनीति रहेगी उसके हिसाब से ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी की जा सकती है। कलकत्ता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज है, उसमें हमारे रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और के बाद हत्या कर दी गई है। तो ये 5-6 दिन पहले हुआ है और उसके बाद लगभग 6-7 हजार लोगों की भीड़ ने उस मेडिकल कॉलेज पे 2 दिन बाद हमला कर दिया है। और इसके पीछे ये भी ज्ञात हुआ है कि कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ हो सकता है, उनके बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो इन सब के मद्देनजर और हम सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, हमारे कोलीग को, और हम ये चाहेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसका मतलब कहाँ सुरक्षित है हम समाज में किस तरफ जा रहे हैं, ये सबसे गहन सबको झकझोर के रख दिया है इसने आईएमए में सभी डॉक्टर्स को कि भाई हमारी सुरक्षा, जब हम सुरक्षित नहीं तो हम इलाज कैसे करेंगे। तो इसको लेकर के आप पहले भी जो है रेजिडेंट ने जो है डिमांड्स जो है आगे सरकार को भेजी थी, क्यों नहीं हो पा रही सिक्योरिटी को लेकर? सिक्योरिटी को लेके ऐसा है, 2022 में मैं सेक्रेटरी था आईएमए का, उस टाइम भी राजस्थान में इसी तरह का एपिसोड हुआ था। एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, उनका मर्डर हो गया था, उस टाइम भी हमने हड़ताल की थी। उस टाइम भी यही मुद्दा था कि भाई एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए जो कि 17-18 स्टेट्स में लागू है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में लागू है, सेक्शंस डिफरेंट हैं,
तो हम एक सेंट्रलाइज्ड कानून की मांग करते हैं, ताकि एक निश्चित एसओपी बन जाए कि भाई ये चीजें हैं, तभी डॉक्टर अपना निर्भयता से अपना बगैर डरे अपना इलाज कर पाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद लगी चुनाव आचार संहिता के बाद आज रोहतक में होने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह को किया गया रद्द। हरियाणा सरकार के राज्य स्तरीय ओलंपिक में मेडल जीतने वाले और भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किया जाना था सीएम नायब सैनी द्वारा सम्मानित। एमडीयू में आज ओलंपिक के 25 और पैरा ओलंपिक के 18 खिलाड़ियों को किया जाना था सम्मानित। आचार संहिता लागू होने के चलते लिया फैसला। खिलाड़ियों और उनके परिजनों को भेज दिए गए थे निमंत्रण। अब समारोह के रद्द होने की सूचना भेजी। ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में 17 अगस्त को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित होने वाला सम्मान समारोह रद्द हो गया है। आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल यह समारोह नहीं होगा। इस बात की पुष्टि जिला उपायुक्त अजय कुमार ने की। समारोह में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर समेत अनेक खिलाड़ियों को किया गया था आमंत्रित। शुक्रवार को दिन भर प्रशासनिक अधिकारियों ने खिलाड़ियों के सम्मान समारोह की व्यवस्था को लेकर वहां दौरा भी किया और दिशा निर्देश दिए व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए। एमडीयू में समारोह की जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के बतौर मुख्य अतिथि खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए 200 बाय 300 फीट का पंडाल लगाया जा रहा था। इसमें शाम तक 3 मंच लगाए गए। पहला मंच मुख्यमंत्री व खिलाड़ियों के लिए, दूसरा वीआईपी व तीसरा मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लगाया गया। चंडीगढ़ मुख्यालय में से भी खेल निदेशक समेत अनेक अधिकारी समारोह की तैयारियों का जायजा लेने रोहतक पहुंचे। इन्होंने समारोह स्थल पर पहुंचकर व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए निर्देश दिए। वहीं दोपहर बाद चुनाव की घोषणा के चलते आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में सम्मान समारोह का आयोजन भी रद्द करना पड़ा। यहाँ खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी व नगद पुरस्कार दिए जाने की चर्चा थी। सरकार कुछ खिलाड़ियों को प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त करने की तैयारी में थी। रोहतक के नागरिक अस्पताल में 7 घंटे रही बिजली गुल। मोबाइल व मोमबत्ती की रोशनी में कराई गई डिलीवरी। अस्पताल के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने व जनरेटर का फ्यूज उड़ने से बनी समस्या। देर रात 12:30 बजे बाद चालू हुआ जनरेटर। नागरिक अस्पताल में बनी व्यवस्था। लाइट न होने से नागरिक अस्पताल में लोग परेशान। ट्रांसफार्मर में आग लगने से शुक्रवार शाम नागरिक अस्पताल की बिजली गुल हो गई। जनरेटर चलाने का प्रयास किया तो पता चला डीजल नहीं है। जैसे तैसे डीजल लाकर डाला तो पता लगा कि जनरेटर का फ्यूज भी उड़ा हुआ है। इस बीच प्रसव पीड़ा उठने पर एक गर्भवती महिला की मोबाइल व मोमबत्ती की रोशनी में डिलीवरी करानी पड़ी। महिला ने बेटी को जन्म दिया। अस्पताल में बिजली गुल होने से मरीज उमस भरी गर्मी में बेहाल नजर आए। जनरेटर स्टार्ट होने में करीब 7.5 घंटे का समय लग गया। इस बीच शाम करीब 5 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक अस्पताल में अव्यवस्था बनी रही। दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं होने पर गर्मी से परेशान मरीजों ने पीजीआई और निजी अस्पतालों का रुख करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम है लाइट की, परसों भी यही प्रॉब्लम थी और आज भी यही प्रॉब्लम चल रही है। ऑफिस में जाके देख लो, वहाँ पे लाइट है जहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेबर रूम है, बच्चे 1 या 2 दिन के बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक बार जाके देखो वहाँ पे दिखाओ उन सबको। चलो पहली बार आई थी जी पीजीआई में, उनको कहते यार सिविल में बहुत सुविधा है। हमने तो लाइट हो गए 5-6 घंटे गई नहीं, कति पसीना में इतना बुरा हाल हो रहा है। बुझो ना बात, बस बहुत बुरा हाल हो रहा है। पानी भी नहीं टंकी ना पानी आए ना तो से मर गए दोनों को वाटर कूलर में पानी भरे पड़े हैं सारे। एक घुट भी पानी खोले तो दोनों वाटर कूलर में बहुत से मरे। यहाँ बच्चों की डिलीवरी हो रही है तो वो कैसे? वो मोमबत्ती थे, फोन चसाए हमने। अच्छा, आप खुद थे फोन चसाने में? खुद थी मैं खुद फोन चसाने में जी। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से हो? इस्माइला का। ठीक, क्या प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा गर्मी है जी, परेशान हो गए बच्चा बेचारी। कब से लाइट नहीं है? मोमबत्ती लगा के पूरे 2 घंटे हो गए लाइट नहीं। मोमबत्ती लगा क्या हो रहा है? मोमबत्ती लगा के बच्चे पैदा कर रही है। यानी कि मोमबत्ती लगा के डिलीवरी हो रही है? हाँ, डिलीवरी हो रही है मोमबत्ती। ऐसा क्या बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है, ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा मैंने आज इतना बुरा हाल। परसों भी यही दिक्कत चल रही है। ऐसे बेचारी मर जाएंगी, बच्चे भी मर जाएंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन यही दिक्कत चल रही है। ये दिक्कत हो रही है। मैं हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है 7 बजे की लाइट गई हुई है। मान ले मैं बहू को लेकर आ रही हूँ,
उसको बच्चा होना है। अंधेरे में कैसे बच्चों को पैदा कराएंगे डॉक्टर ने? मोमबत्ती मंगा रहे हैं डॉक्टर। इतने परेशान, मोमबत्तियों को लगा लगा कर बच्चों को चेक कर रही है लेडीजों को। ये कितनी वो बात है। जनरेटर है कल भी लेट नहीं थी, आज भी लेट नहीं है। यहाँ पे कोई जनरेटर वगैरह की कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। परसों भी 3 घंटे में लाइट आई है भाई साहब, परसों भी 3 घंटे में जाके हम इतने परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे जाकर देखो कैसे भी लग रहे हैं। एक बार बच्चों की सिचुएशन जाकर देखो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। वो मोमबत्तियों को मैडम डॉक्टर ने मोमबत्ती लेने के बच्चों को चेक कर लिया। आप अंदर चल के बच्चे का पीलिया हो गया है, 14 पॉइंट कुछ है, वहाँ कोई लाइट की सुविधा नहीं है, यहाँ कैसे ठीक होगा वो? विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में हैं। एक बार फिर सभी उम्मीदवार जनता के बीच जाएंगे और दावे और वादे करेंगे। ये दावे और वादे धरातल पर कितने सच साबित होते हैं, इसके लिए जनता के बीच जाकर उनसे उनकी समस्याओं को जाना। वहीं उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके विधायक कितनी बार पहुंचे हैं, इसको लेकर भी जनता से बात की गई। लोगों ने बताया कि आज तक उन्होंने अपने वार्ड में विधायक को नहीं देखा। वार्ड के अंदर पानी निकासी और पीने की पानी की समस्या है, साथ ही तारें लटकी हुई हैं, जिसको लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है। कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि विधायक कहते हैं कि उनकी सरकार नहीं है। वहीं वार्ड नंबर 15 के लोगों ने कहा कि इस बार अगर वोट मांगने आएंगे तो वोट नहीं मिलेगी, उनको जवाब मिलेगा, पहले काम करे फिर वोट ले। सड़क पर फिर उतरे नवीन जय हिंद, पंचायत ऑपरेटरों के समर्थन में किया बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी कांग्रेस प्रदेश कार्यालयों पर हजारों पंचायत ऑपरेटरों के साथ पहुंचे नवीन जय हिंद। जय हिंद सेना सुप्रीमो नवीन जय हिंद के रोहतक स्थित तंबू में कुछ और ही नजारा था। कारण था पंचायत ऑपरेटरों की हजारों की भीड़ का जय हिंद के तंबू में पहुंचना। जय हिंद अब की बार प्रदेश के 7,500 सीपीएलओ के साथ सड़क पर उतरे और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का कूच करने निकले। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बीजेपी कार्यालय के सामने हजारों सीपीएलओ एलसीएलओ धरने पर बैठ गए। नवीन जय हिंद ने बताते हुए कहा कि देश में ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें 2 पेपर देने के बाद 6,000 सैलरी मिलेगी। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आने वाले थे, लेकिन नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम सीपीएलओ कर्मियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और अपनी मांगे सीधे उनके सामने रखेंगे। अगर बीजेपी ऑफिस पर कोई मीटिंग होगी तो पहले सीपीएलओ एलसीएलओ कर्मचारियों की मुख्यमंत्री के साथ होगी। कालानौर के प्राचीन श्री अन्नपूर्णा आश्रम संतोषी माता मंदिर में आज शिव परिवार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन और हवन यज्ञ के साथ भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होकर भंडारा ग्रहण कर शिव परिवार व माता संतोषी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सतवाबा शाह, गदीन सिंह, महंत बाबा ईश्वर शाह, मनोनीत पार्षद दीनदयाल शर्मा, नवीन विकास, मुकेश पराशर, शनि आनंद, पीछू, सोनू गुलाटी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।